सेलेक्टेड एएलपी है 2024 वाले बैच में, मेरे ही बैच की है ये। उसे बोला कि मैथ्स को टारगेट बनाओ कि मुझे ये चीज करना है क्योंकि यूनिक बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत डाउट होता था तो मैं वीडियोस देखा करती थी। नीरज जहांगीर को भी मैंने देखा है, मतलब मुझे नीरज जहांगीर वही नीरज जहांगीर मुझे सॉरी। इसके लिए तुमने साइंस कहाँ से पढ़ी और मैथ्स कहाँ से किया, रीजनिंग कहाँ से किया? ओके। और मैं मैथ्स के लिए सीजीएल का मॉक लगाया करती थी और मेरा मार्क्स आया था 46। वेल डन भाई, इतने में अटेम्प्ट करके आया था, सही बताओ। तो मैं खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग और राम राम। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और बहुत दिनों से डिमांड थी आपकी कि फीमेल लोको पायलट जो लड़की अभी न्यू वैकेंसी में सेलेक्टेड है उनका कोई पूरा जर्नी शेयर कर, वो एक पॉडकास्ट टाइप का वीडियो चाहिए आपको जिससे मोटिवेशन मिले थोड़ा सा। और लड़कों जो लड़के लोको पायलट हैं, मेल लोको पायलट, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे और जेन्युइनली आप अगर आप आपके आसपास देखोगे तो बहुत सारे मेल लोको पायलट आपको मिल ही जाएंगे, आपके दोस्त भाई कोई भी होगा। लेकिन फीमेल लोको पायलट्स आपके आसपास बहुत कम होंगी। और स्पेशली जो लड़कियां देख रही हैं उनके कमेंट्स भी आते हैं कि भैया कोई किसी फीमेल लोको पायलट को लेके आओ, और उन्होंने कैसे तैयारी करी अपनी और पूरी जर्नी जो है लास्ट तक सिलेक्शन तक की हम लड़की से सुनना चाहते हैं। और उससे थोड़ा आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो मैं तुमको एक फीमेल लोको पायलट से मिलाता हूँ। मैंने आपको 1 महीने पहले प्रॉमिस भी किया था कि मैं पॉडकास्ट लेके आऊँगा, लेकिन हमारा क्या कि इनका ट्रेनिंग चल रहा था और मेरा यहाँ ज्वाइनिंग था तो शेड्यूल थोड़ा बैठ नहीं पाया। लेकिन फाइनली ये हमारे हेडक्वार्टर में आई हैं अभी और इनसे आपकी मुलाकात कर देता हूँ और फिर आप इन्हीं के मुँह इनके सक्सेस की स्टोरी सुन लेना और ये अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे, आपके शायद काम आ जाए और आपकी मोटिवेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए। और तो आपको मैं मिलाता हूँ अभी मिस पल्लवी गुप्ता, ये सेलेक्टेड एएलपी है 2024 वाले बैच में, मेरे ही बैच की हैं ये और सेम डिवीज़न की हैं, रंगिया डिवीज़न इनको अलॉट हुआ है। और बाकी चीज़ें आप इन्हीं से जान लेते हैं इन्होंने कैसे तैयारी करी, प्री से लेके साइको से लेके सिलेक्शन मेडिकल तक के आपको एक कंप्लीट डिटेल बता देंगी। तो अब मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, इसके बाद हम सारी बातें ये बताएंगे आपको, मैं बस पीछे रहूँगा। आप मुझे रोज़ देखते हो, इनको आप पहली बार देखोगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम पल्लवी रानी गुप्ता है और मैं अपेंटिस एएलपी रंगिया डिवीज़न नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में अभी हूँ और मेरा अभी ट्रेनिंग चल रहा है और मैं फूड प्लेटिंग के लिए अभी यहाँ आई हुई हूँ। तो मेरी मुलाकात इनसे हुई तो इस दौरान इन्होंने मुझे बताया कि आप लोग चाह रहे हो गाइडेंस कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, तो बाकी ऐसा है, देखो मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये तो बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं अभी कैमरे के पीछे जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप इनसे जान लेना क्योंकि आप इनको देखना चाह रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, मैं तो डेली दिखता हूँ आपको। थोड़ा लंबा डिस्कशन के बाद में फाइनल ये हुआ कि हम दोनों फ्रेम में रहेंगे, ठीक है, ताकि तुमको चीज़ें समझ में आए सारी और तुम करेक्ट भी फील कर पाओ। तो बाकी इंट्रो तुमने इनका जान लिया, अब तुम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेता हूँ। और फिर उसके बाद में इन्होंने एएलपी ही क्यों सेलेक्ट किया, मतलब जॉब के ऑप्शन तो बहुत सारे थे इनके पास उस टाइम पे, क्योंकि ग्रेजुएशन इन्होंने मैथ्स ऑनर्स से किया है। इसके बाद में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब ये असिस्टेंट लोको पायलट बनी है, लड़की हैं और आप भी लड़की हो, अगर मेल भी हो आप तो जान लीजिए एक बार थोड़ा सा। आप आपका एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो, आपने क्या करा है? 2015। ओके। 2015 में मेरा 10 कंप्लीट हुआ जो मेरा होम टाउन से ही हुआ है। 2017 में 12 हुआ है। उसके बाद 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मैथ्स ऑनर्स से। उसके बाद 2022 में मैंने आईटीआई करा है और आईटीआई करने के पीछे ट्रेड मेरा डीजल मैकेनिक रहा और आईटीआई करने के पीछे मेरा एक रीजन था कि मैं सबसे पहले प्रिपेयर कर रही थी एनटीपीसी के लिए, जिसका एग्जाम हुआ है 2022 में। ओके, देन 2022 में एग्जाम हुआ तो मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट किए कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बैकअप प्लान क्या, तो फिर अभी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, तो आप आईटीआई कर लो, बेटर रहेगा कि एज अ बैकअप प्लान के थ्रू, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता रहेगा, आपको उसको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में सुविधा होगी। मैथ्स रीजनिंग सेम रहता है। हाँ, इसमें आईटीआई हुआ। और तुमने तैयारी कब से करी लोको पायलट की, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई ये 2024 में जनवरी के महीने में आई थी, तो आपने इसका प्रिपरेशन का कब सोचा, कैसे? मैंने ऐसे सोचा जब 2022 में मेरा एनटीपीसी फाइनल मेंस कुछ पॉइंट से नहीं हो पाया। उसके बाद वैकेंसी आने वाली थी एएलपी की, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि हाँ एएलपी की वैकेंसी आएगी और वैकेंसी थोड़ी डिले हुई। तो आप मुझे ये बताओ कि वैकेंसी जॉब तो और भी बहुत सारी हैं, लोको पायलट की जॉब के बारे में आपको पता था? थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेसफुल होता है इसमें, थोड़ा सा
तुमको एडवेंचरस जॉब है थोड़ी, लड़के ज़्यादा हैं इसमें, तुमने देखा होगा परसेंटेज मेल लोको पायलट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीमेल लोको पायलट्स की अभी भी इंडिया में पूरे कहीं भी देख लो तुम, ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी कम है। तुम्हारे दिमाग में ये बात थी पहले? आई थी, बट मुझे इसीलिए ये जॉब ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा कि मुझे ये चीज करना है क्योंकि यूनिक बाकी सब लड़कियों से अलग है ना, हटके। हाँ, तो और रेलवे अपने आप में बहुत अच्छी संस्था है, तो रेलवे के साथ तो जॉब सब कोई करना ही चाहते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने CBT फर्स्ट दिया, ओके, इसके लिए तुमने साइंस कहाँ से पढ़ी और मैथ्स कहाँ से किया, रीजनिंग कहाँ से किया? ओके, साइंस मैंने NCERT से करा। उसके बाद अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत डाउट होता था तो मैं वीडियोस देखा करती थी, और ज्यादातर मेरा सेल्फ स्टडी ही रहा है। वीडियो किसी टीचर के स्पेसिफिक? SK झा को थोड़ा ज्यादा मैं फॉलो करती थी, कुछ ट्रिक्स वगैरह मुझे अच्छे लगते थे उनके। उसके अलावा मैं मिक्स देखती थी, मुझे जहाँ से नीरज जहांगीर को भी मैंने देखा है, मतलब मुझे नीरज जहांगीर, वही नीरज जहांगीर मुझे सॉरी ठीक है सर, बोलो। मुझे जो अच्छा लगता था, मतलब मैं टॉपिक डालती थी यूट्यूब पे, मुझे जो अच्छा लगता था मैं उनके वीडियो देख लिया करती थी। NCERT बेस रहा साइंस का? NCERT मेरा बेस रहा है, मेरा भी यही रहा था। मैं तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं बोलता हूँ NCERT में क्या होता है कि वो बीच बीच में अपना सिलेबस अपडेट करता है। अगर तुम NCERT नहीं पढ़ोगे और तुम कोई पुरानी ऑथेंटिक बुक, जहाँ भी बहुत सारी पैटर्न है, जो बहुत सारी बुक्स है जो पब्लिकेशन बुक निकालते हैं अपनी अपनी, वो क्या ओल्ड NCERT बेस होती हैं। अब तुमने देखा होगा हमारे एग्जाम के टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक है वो हट गया था, लेकिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी और वो नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ NCERT को बेस बना के रखो। तुमने इनके मुंह से सुन लिया, और मेरे पिछले वीडियो में तुम देखो कोस्टो को तुम कितना पागल समझते हो, उसने भी ये चीज़ बताई है, धीरज जिसका नाम है। और वो NCERT क्लास 9 और क्लास 10 की बुक काफी हेल्पफुल है, हाँ। उसे तो पढ़ना ही चाहिए, रेलवे एस्पायरेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैथ्स के लिए मैं राकेश यादव सर को फॉलो करी हूँ, उनका प्रॉपर कोर्स लिया है। उसके बाद उस कोर्स को कंप्लीट करा है, और कोर्स कंप्लीट करने में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाई हूँ, 3-4 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ, तो सबसे बड़ी स्पेसिफिक बात इसमें ये भी है कि कोर्स को ना लंबा मत खींचो, जल्दी से कोर्स खत्म कर लो। वीडियोस होते हैं वो तो है ना, तो वीडियो जितना जल्दी देख लो उतना बेटर है भाई। इसके बाद में आपने रीजनिंग कहाँ से की? रीजनिंग तो मतलब वो कोई भी नॉर्मल यूट्यूब का वीडियो देख लेने से रीजनिंग, मतलब हमारी रीजनिंग बहुत इजी आती है, बहुत ज्यादा रीजनिंग में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अब आप मुझे ये बताओ कि मैथ्स के नोट्स बनाए आपने प्रॉपर? हाँ, मैथ्स के नोट्स प्रॉपर बनाए। जिनको मैथ्स जिनकी वीक है, जिनको, क्योंकि मेन जो दिक्कत है ना वो मैथ्स है सबका। ओके, ज़्यादातर जो मेजर पॉपुलेशन जो रेलवे की प्रिपरेशन करता है वो रेलवे की इसलिए करते हैं क्योंकि इंग्लिश उनकी खराब होती है ऑलरेडी, और मैथ्स भी कोई बहुत अच्छा सबका नहीं होता है। अब मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैं किसी को गाइड कर रही थी, मेरे जूनियर थे, ठीक है, तो अप्रैल में उससे बात हुआ था, उसके मार्क्स आ रहे थे 45 और अभी उसके मार्क्स 75 के अप्रॉक्स आ रहे हैं। क्या बताया आपने, बताओ इनको भी बताओ। तो वही, तो मैंने सबसे पहले उसे बोला कि मैथ्स को टारगेट बनाओ, मतलब उसके कोर्स कंप्लीट थे, उसके बाद भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने सही से उस चीज को नहीं करा था। तो सही से करने के लिए मैंने उसे बताया कि तुम पहले बहुत जल्दी अपना मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। और मैं कैसे कोर्स कंप्लीट की थी मैं अपना बताती हूँ। मैं वीडियो देखती थी, मैं उस वीडियो का रिवीजन करती थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे मैंने वीडियो देखा, फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों जो मैं नोट्स बनाई हूँ मैंने फिर उसे रिवीजन किया। थर्ड डे मैं तीनों को रिवीजन करा। मतलब जब भी वीडियो देखो मतलब पूरा रिवीजन करो। ऐसे करते करते जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था तो वो मैथ्स पूरे चैप्टर का मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाते थे, और इतने हो जाते थे ना कि वो याद हो जाते थे, उंगलियों पे याद हो गए फिर बाद में तो सारे। हाँ, तो मैथ्स तुम्हारी ऐसे कंप्लीट तुमने कर ली भाई। वहाँ लॉबी में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, CLI सर और 2-4 लोग ज़्यादा आ गए, उनको कुछ काम था तो फिर उनका काम ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बाहर आके यहाँ शुरू कर लेंगे। हमने आपको पार्ट ए के बारे में बता दिया, इन्होंने अपना पार्ट ए कहाँ से किया, कैसे किया, मैथ्स कहाँ से किया, पूरे सिनेरियो में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी इनकी बातों से कि मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। NTPC रेलवे कोई भी तुम एग्ज़ाम दोगे तो तुमको मैथ्स का तुमको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अब तुमने मेंस कहाँ से किया, मेंस का बताओ इस बार। मेंस के लिए हमारा 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी हमारा ट्रेड है, और पार्ट ए जो है वो सिमिलर ही रहता है, बस उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये 50 नंबर की ऐड होती है। हाँ, ये एक बात और बताऊं मैं तुमको, 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था तो इसमें 40 नंबर का आया था पार्ट ए, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये। हमारा जब एग्जाम हुआ 24 वाला, उसके बाद अब तुम्हारा भी होगा, इसमें ध्यान रखना 50 के 50 नंबर की पूरी पार्ट ए के अंदर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। और तुमने देखा होगा, तुमने दिया अभी एग्जाम, उसमें आए भी होगा, ठीक है। तो ये एक अलग यूनिक चीज़ थी, मैं तुमको बता दिया। बाकी बताओ, आपने पार्ट ए में जो आपने है मैथ्स रीजनिंग तो आपकी सेम रही होगी, कोई चेंजेस नहीं किया उसमें? तो नहीं। एक चीज़ और बताऊँ मैं साथ में कि पार्ट CBT फर्स्ट और CBT 2 दोनों की मैथ्स में और रीजनिंग में तुमको डिफरेंस लगा या फिर सेम लगी दोनों?
डिफरेंस तो बिल्कुल रहा। क्या डिफरेंस लगा बताओ? ये हमारे पेपर में डिफरेंस था। हम्म। मतलब CBT 2 जो था वो चार शिफ्ट में हुआ था। हमारा शिफ्ट लास्ट वाला शिफ्ट था और हमारा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। बाकी मैं भी उसी में हूँ। हाँ, आप भी उसी में हो। बाकी अदर 3 पेपर से तो हाँ। जो 3 पेपर रहा उसका लेवल ऑलमोस्ट CBT 1 की तरह ही रहा, बट जो ये हमारा पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हाँ। पे था। और प्रिपरेशन हमेशा अप लेवल होना चाहिए कि किसी ठीक है। तरीके का पेपर आए आप डरो नहीं, हमेशा अप लेवल। ऐसा नहीं प्रिपरेशन करना कि जैसे लास्ट ईयर तो इजी आया ऐसा ही आ हाँ। जाएगा। और मैं मैथ्स के लिए CGL का मॉक लगाया करती थी। CGL 19, 20, 21 मतलब वो सेक्शनल मॉक होता था 25 मिनट्स का। और उसमें 50 में स्टार्टिंग में मेरा, जब मैं स्टार्ट करा मैंने तो मेरा 50 में 40 आता था, उसके बाद 45, उसके बाद 49, 50 मतलब ऐसे आने लगा। तो मेरा मैथ का लेवल बहुत अच्छा था। तो एग्जाम में जब मेरे पेपर थोड़े अप लेवल के भी आए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी बात एक ऐड करना चाहूँगा मैं बीच में भाई, तुम मैथ्स पढ़ो, तुम SSC का पढ़ो, तुम रेलवे को पढ़ो, मैथ्स होती है उसको पूरा किया करो। वही मैथ्स तुम्हारी SSC में काम आती है, वही तुम्हारी रेलवे में काम आएगी। तो तुम जो स्पेशल बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें ये मत समझो कि वो रेलवे फोकस, रेलवे बेस्ड मैथ्स पढ़ाएगा। मैथ्स ही होती है, वो तुम SSC करोगे तुम्हारा ज़्यादा बेटर फायदा होगा। तुम थोड़ा अप लेवल पढ़ोगे तुमको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये है मैथ्स का। अब तुमने बेसिक साइंस एंड ड्राइंग का बताओ थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहिए तो प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। मैं थोड़ा हाई करना पड़ेगा तुमको। सिलेक्टिव चीज इजीएस्ट हाँ। कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो हो सकता है आपका अटेम्प्ट बढ़ जाए। इसका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तुमने कहाँ से करी और ये कैसे करी? क्योंकि इस बार इसका बहुत बड़ा डर रहा लोगों के बीच में कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछ लिए और थ्योरिटिकल जो पार्ट पूछा वो इतना डीप पूछ लिया कि हिल गए सब। हाँ। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का है, इसको एक ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तुमने इसका कोई कोर्स लिया था या फिर कोई बुक खरीदी थी और या फिर किसी की टीचर के नोट्स पढ़े थे? गाइडेंस तुमने कहाँ से लिया इसका प्रॉपर? तो बेसिक साइंस तो मैं जो CBT 1 में की थी मैं वहाँ पे हाई लेवल ही कर चुकी थी। तो मुझे इस टाइम रिवीजन ही करना था। तो उस वक्त मैं बेसिक साइंस रिवीजन कर रही थी NCERT के थ्रू और मैं SK झा का भी बुक ले रखी थी। तो मैं वो उस बुक में प्रॉपर CBT 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है तो मैं वहाँ से रिवीजन कर रही थी। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं SK झा का सेट लगाया करती थी और उसमें पीछे मतलब क्वेश्चन से बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए हुए वो मैं सॉल्व करती थी। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे 10 मार्क्स के चैप्टर वाइज चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स आते थे वो मैं न्यूमेरिकल्स वहाँ से सॉल्व किया करती थी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूट्यूब पे आलोक झा का वीडियोज़ है वो मैंने पूरा देख रखा था। तो हमारे एग्जाम में तो उतने आए नहीं बट वो बहुत हाई लेवल के करा रखे हैं तो ठीक है, वो सही है। आलोक झा करके यूट्यूब पे टीचर है, उनकी एक प्लेलिस्ट है पूरी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इसमें से इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है उसकी उनकी 52 क्लासेज हैं। वो मैं 44 क्लासेज है। मैं तुमको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। इनकी इस बात से पता एक चीज़ निकल के बाहर आई है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे बच्चे जो सिलेक्टेड है वो नीरज सर से पढ़े हों। ज़रूरी नहीं कि जो सारे टीचर बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो SK जहाँ से पढ़े हो, कोई कोटिल क्लासेस से, सब अलग अलग जगह से पढ़े हैं। इसलिए किसी एक टीचर को भगवान मत बनाना या फिर किसी एक टीचर को ये मत समझना कि केवल उसके पास पढ़ेंगे तो ही नौकरी लगेगी। सारा गेम है ना जो तुम्हारी समझने का, तुम्हारी प्रैक्टिस करने का है, पूरा गेम। टीचर केवल तुमको पढ़ा सकता है। तो इनकी बात से जो टीचर का नाम बता रही, मैंने पहली बार नाम सुना इन टीचर का। मैं कोटिल क्लासेस वाले टीचर से पढ़ा था और ये पढ़िया आलोक झा से। बट ऑब्वियस सी बात है ये भी वहीं बैठी है, मैं भी वहीं बैठा हूँ। इस बात से तुम अपने आप को ये समझ लेना कि किसी भी टीचर से पढ़ लेना, करना तुमको ही है, ठीक है? तो तुम्हारा क्या इनिशियल स्कोर क्या रहता था टेस्ट में? उसके बाद तुम्हारा कितना रहा, मतलब उसका बताओ थोड़ा सा। इनिशियल स्कोर मतलब फुल मॉक का पूछ रहे हो? फुल मॉक का, हाँ, 100 का, पूरा पार्ट बी का। डिपेंड करता था वो किस टीचर का मॉक है। हाँ, उस पर डिपेंड करता था। कहाँ से लगाए थे मॉक तुमने? मॉक में टेक्स्ट बुक का लगाया करती थी, ठीक है, ऑलिव बोर्ड से भी लगाया करती थी और मतलब जो भी मॉक आते थे लाइव वो मैं लगाया करती थी। इसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म का मॉक लगाया करती थी। मतलब मैंने प्लेटफॉर्म का बुक खरीद रखा था, मैं वो ऑफलाइन वहाँ से देती थी। उसके बाद SK झा का भी मैंने लगाया है। तो अब ये बताओ तुम्हारा स्कोर क्या रहा था इसमें? एग्जाम देने से पहले टेस्ट में क्या स्कोर बन रहा था तुम्हारा? 70 to 75, 80 भी आते थे। हाँ। डिपेंड करता था वो मॉक कैसा है। हाँ, सारा वो है, हमेशा एक जैसे तो मार्क्स नहीं हो एक सकते। जैसे मार्क्स नहीं होते। अब इसमें तुम्हारा एग्जाम जब तुमने दिया तो तुम्हारा क्या स्कोर है? बेटा साइड में जाए, वीडियो बना रही है, उसको पता नहीं, बच्चा है वो तो छोटा सा। चलो कोई ना। बताओ तुमने एग्जाम दिया, फिर 19 मार्च को हमारा एग्जाम था, एग्जाम कैंसिल हुआ। हाँ, CBT 2 हमारा एग्जाम 19 मार्च को होना था 2025 में, फिर वो कैंसिल हुआ। देन वो गया 6 मई को सीधा पोस्टपोन हो गए।
हमको सफिशिएंट टाइम मिल गया बीच में अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने का, उसमें इन्होंने तैयारी करी, देन एग्ज़ाम दिया, 6 मई को एग्ज़ाम हुआ, 8 मई को हमारी आंसर की आई। आंसर की जब तुम्हारी आई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था पहला, तुम इसके बारे में बताओ थोड़ा। मतलब हुआ ऐसा कि हमारे पेपर थोड़े से मॉडरेट थे। कॉन्फिडेंट था कि निकल जाएगा ट्रेड हाँ, वेड सब? बहुत बहुत कॉन्फिडेंट बहुत था। ठीक है। ये चीज़ का तो मेरे प्रिपरेशन के दौरान मुझे कभी कमी नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरे मन में कुछ नेगेटिव थॉट आता है तो मैं याद करती हूँ भगवान को, और उसके बाद मुझे लगता है मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कहीं से बने। मैं भी भाई बहुत पूछता था और स्ट्रगल टाइम में सब पता है, सब अपने अपनी जगह मोटिवेशन ढूंढते हैं। थोड़ा सा इनको बता दो कि एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर भागता है और मोटिवेशन तो कुएं में चल जाता है पूरा। ठीक है, डिप्रेशन ऊपर आता है, एंजाइटी हो जाती है एग्जाम की, तो उसके लिए बचने का क्या तुमको क्या लगता है, शांत होकर आराम से? ओके, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैं मतलब मैं गीता पढ़ती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा उसको फॉलो भी करती हूँ और मानती भी हूँ। और मनु भाकर शायद कॉमनवेल्थ में मेडल लाई थी ना, तो उस वक्त उसने एक थॉट रखा था जो मुझे काफी अच्छा लगा था, भगवत गीता का थॉट था कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, क्या होना है नहीं होना है फिक्स है, तो हमारे हाथ में है क्या, कर्म करना, बस 100% जो है हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो मैं इस बात को पकड़ के बैठ गई थी। मेरे दिमाग में जब भी मतलब प्रेशर आया, मैं यही सोचती थी कि अपने पास क्या है, प्रेशर लेकर के तो कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। मैं भी तुमको ये बोलता हूँ कि एग्जाम प्रेशर के चक्कर में तुम्हारा बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगी तुमसे, तुम टेंशन लोगे, उससे बढ़िया कि सिलेबस कवर कर लो, पूरा पढ़ लो। अपने हाथ में है 100% देना, तो मैं वो देती हूँ। एग्जाम हुआ 6 मई को, 8 मई को आंसर की आई, क्या रहा तुम्हारा रिएक्शन, कैसे, मतलब कितना पार्ट बी में क्या स्कोर रहा, फिर पार्ट ए में क्या स्कोर रहा? ओके, तो पार्ट बी में मेरा स्कोर अच्छा था, क्वालिफाइंग मार्क्स 26.5 या समथिंग है, बट मेरा 26.25 मतलब 27 अप्रॉक्स मान लेते हैं हम लोग, 27 ही मान करके चलते हैं। और मेरा मार्क्स आया था 46। वेल डन भाई, इतने में अटेम्प्ट करके आया था, सही बताऊं तो मैं उसके लिए तो काफी कॉन्फिडेंट। जैसे एग्जाम में हुआ था, अटेम्प्ट कितने किया तुमने पार्ट बी में? 52। मुझे एग्जैक्टली 30 क्वेश्चंस ही आ रहे थे, बाकी मैं 50-50 थी, या थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउट आ रहा था कि इसे अटेम्प्ट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, बट मैं फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और मैं 30 अटेम्प्ट कर पाई, तो मैं सोची अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो शायद मामला उलट जाएगा एकदम। हाँ। लेकिन मैं 100% श्योर थी कि ये क्वेश्चन सही ही होना है। हाँ, बट फिर तो 100% श्योर एकदम श्योर थी मैं सही होना। तो फिर मैं ये भी सोच रही थी, मुझे कंप्लीट करो तुम। तो फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं और अटेम्प्ट लेती हूँ और वो सब कट पीट करके अगर नेगेटिव चला जाता है तो भी मामला उल्टा सकता है। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए और वो ज्यादा बेटर है। हाँ। और मैं अटेम्प्ट ली, और 30 तो बहुत बॉर्डर पे हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा। और जब आंसर की आया तो मैं जिसे 100% सही समझ रही थी, उसमें बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग थे। गलत हुआ ना? हाँ। तो कितना गलत किया, कितना सही किया पार्ट बी में? पार्ट बी में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितना गलत हुआ, बट मेरे नेगेटिव गया था। हाँ, नेगेटिव गया था। समथिंग कितना गया हुआ? 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, ज्यादा नेगेटिव नहीं हुए। और जो मैं 50-50 समझ रही थी, बहुत से क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि उसे मैंने पढ़ रखा था कहीं ना कहीं। और मैं जो पार्ट बी का प्रिपरेशन करी थी, मैं करियर अपडेट बाय इंजीनियर, पार्ट बी। हाँ, पार्ट बी डीजल मैकेनिक के लिए बहुत ही अच्छे टीचर है, हिडन जम है वो। मतलब बहुत, मेरे स्टार्टिंग में मैंने जिससे प्रिपरेशन करा था उनसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा था डीजल मैकेनिक का, बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर मैंने उन्हें चूज किया, करियर अपडेट बाय इंजीनियर। मैं उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, चैनल यूट्यूब पे है ना? हाँ, यूट्यूब पे है, मैं उनका यहाँ लगा दूंगा। ठीक है। उसके बाद मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद भी मैं इधर उधर कहीं ना कहीं से पढ़ती रहती थी, क्योंकि मैं ट्रेड मतलब पार्ट बी को लेकर के बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे सबको ऐसा होता, लास्ट तक मुझे बहुत डर लगा हुआ था कि मैं पास करूंगी। मतलब मैंने जितना पार्ट ए पे ध्यान नहीं दिया है, उतना मैं पार्ट बी पे ध्यान दिया। अटेम्प्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अटेम्प्ट कितना करना चाहिए? क्या मतलब रिस्क लेना चाहिए या फिर फूक फूक के कदम बिल्कुल ही 100% पेन पटक देना चाहिए? देखो, एक चीज़ तो ये भी बोल रही है, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर 100% एक्यूरेसी साथ पूरे जितने तुमको आते हैं, तुम उतने अटेम्प्ट किए तुमने, उसमें भी तुम्हारे गलत निकलेंगे, भले वो 2 निकले भले 3 निकले, क्योंकि होता है भाई एग्जाम प्रेशर से कुछ गलत होते हैं। मेरा सच में एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा। मैं सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एक फिल्मी स्टोरी बनाए, मैं बता सकूँ कि ऐसा ऐसा मेरा स्टोरी रहा है। फिर CBT 1 के टाइम में भी कुछ ऐसा रहा था कि CBT 1 के टाइम मैं 15 डेज बीमार थी,
मतलब कंटिन्यू 15 डेज बीमार थी, फिर भी उसमें मेरा स्कोर 55 रहा, रॉ स्कोर नॉर्मलाइज होकर के वो 60 हो गया था। हाँ। फिर CBT2 के टाइम हुआ। CBT2 के टाइम क्या था, जिस दिन मेरा एग्जाम होने वाला था उसके एक दिन पहले पापा भी हॉस्पिटलाइज थे, नेक्स्ट डे एग्जाम होने वाला था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि हाँ, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वही आपका रिजल्ट डिसाइड कर देता है। हाँ, असली ये है बात कि क्या होने वाला है। रिजल्ट वाले दिन बस फेल हो रहे हो पास हो रहे हो ये पता चलेगा। देन अभी लो भी फाइनल नहीं हुआ है, लो भी फाइनल हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है अभी आपका LRE अभी लाइन ट्रेनिंग में है, तो कैसा लग रहा है आपको लाइन ट्रेनिंग में? बहुत सपोर्टिव है सब, अच्छा लग रहा है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा इधर यहाँ कहीं भी तुम जाओगे तो तुमको थोड़ा सा पोलाइट मिलेंगे लोग, थोड़ा सा। हाँ। लड़कों को लेके थोड़ा सा होता है ठीक है भाई, तुमको पैदा इस तरीके से किया जाता है, बिल्ड जो किया जाता है वैसा ही। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, आपकी नौकरी वोकरी सब अच्छा, पैसा आया, सैलरी वाली बनी आपकी? बिल्कुल, अभी 31,000 के अप्रॉक्स, मतलब 32,000 अप्रॉक्स बोल सकते हैं। स्टाइफन आता है, आपको पता है ट्रेनिंग टाइम में आपका बेसिक और DA यही मिलता है आपको। इसके बाद में आप ये ज्वाइन कर लेंगी। देन हमारा जैसे कि अभी LR कंप्लीट हुआ है, हमने ड्यूटी भी करी है और अभी तक सब ठीक है। और आगे जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा हम तुमको शेयर कर देंगे। और इस भगवान ने चाहा तो ये हमारे आसपास ही इनकी पोस्टिंग होगी, हमारे यहाँ पे 2 लॉबी है, ठीक है। तो अगर ये किसी भी लॉबी में इनकी पोस्टिंग होगी तो गाड़ी लेके या तो ये यहाँ आएंगे कभी ना कभी, या फिर मैं वहाँ जाऊँगा, तो हमारी मुलाकात रहेगी कभी ना कभी। देन आगे जब जॉब का एक्सपीरियंस एज ए गर्ल इनका क्या रहता है वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ऐसा है कि तुम सभी को गुड लक। और ये था मैम का आपका पार्ट A से लेके पार्ट B, CBT फर्स्ट से लेके CBT2 का पूरा एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा आप बताना, और तैयारी में आपकी कुछ हेल्प हो पाए, कुछ ऐड ऑन हो पाए, उसके लिए आप कमेंट में देना। इसके अलावा कोई और सवाल होंगे तब तक ये हमारे आसपास ही हैं, दोबारा कभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा आपके साथ कुछ लेके आएंगे। हाँ, बोलना ये है कि खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इतना ये सबसे जरूरी बात है कि खुद पर विश्वास रखो। फैमिली ने सपोर्ट किया था लोगों को पायलट की नौकरी के लिए? बहुत बढ़िया भाई, करो अच्छे से तैयारी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।